डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं LR बर्चिया जेई और नीट के एग्जाम के लिए फिजिक्स में जो 5 हार्ड प्रॉब्लम का सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसका दूसरा लेसन आज हम लेके आ रहे हैं। दिस इज द लेसन 2। फर्स्ट लेसन हमने पिछली बार डाला था, आज सेकंड लेसन हम ले रहे हैं। उस समय मैंने कहा था कि 5 क्वेश्चन जो देंगे उसमें से 3 का डिस्कशन तो देन एंड देयर वहीं पर कर देंगे, लेकिन 2 का डिस्कशन हम आपके लिए दूसरे दिन हम लोग करेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए थे। 2 क्वेश्चन उस लेसन का ये बचा हुआ था, द क्वेश्चन 4, द क्वेश्चन 5। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया था, आपको बनाने के लिए दे दिया था। शायद आप में से बहुतों ने बना भी लिया होगा और कुछ से हो सकता है ना भी बना होगा। तो जिन्होंने बना लिया, जिनसे नहीं बना, दोनों के लिए डिस्कशन इक्वली यूजफुल है, क्योंकि जिन्होंने बनाया उनको भी देखें कि किस तरह से बनना चाहिए एक्चुअल में क्वेश्चन, उन्होंने किस तरह से बनाया, और जिनसे नहीं बना उनको तो खैर समझना ही है। और फिर लेसन 2 के क्वेश्चन फिर हम इसके बाद लेंगे, ठीक है। ये पहले लेसन के क्वेश्चन से हैं। तो क्वेश्चन 4 आपके पास पहले से ही है। ए थीन वायर of length L having linear density rho bent into a circular loop with a center at C. The moment of inertia of the loop about the line AB is, याद रखिएगा, this is a ring, ये रिंग है। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पर ही होता है। वहीं से जाता हुआ AB का एक पैरेलल एक्सिस हम बनाते हैं। ये तो आपके रिंग का डायमीटर हुआ, और डायमीटर है तो इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमको मालूम है, mr²/2। और अब ये इसके पैरेलल एक्सिस है कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, और इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है I = I0 + ma²। I = I0 + ma²। I0 यहाँ पर है mr²/2। The moment of inertia of a ring about a diameter plus m, mass तो वही रहेगा, a distance between the two parallel axes and here it is r, so we have 3/2 mr²। अब हमें दोनों बातें मालूम करनी है, m मालूम करना है, r मालूम करना है कि इस रिंग का मास कितना होगा और इस रिंग का रेडियस कितना होगा। तो भाई लीनियर डेंसिटी मींस द मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास रो है। तो हमारे वायर का लेंथ तो भाई L है, तो L लेंथ का मास कितना होगा, तो m = L × रो। यूनिट लेंथ का मास रो, तो L लेंथ का मास हो गया L रो। अब हमने इसको एक सिंगल टर्न वाला रिंग बनाया है, सर्कल बनाया है, सर्कुलर लूप बनाया है, तो उसका सरकमफेरेंस होगा 2πr और ये वायर की लेंथ के बराबर होगा, एंड देयरफॉर r = L/2π। तो मुझे दोनों वैल्यू इसमें रखने बस। तो I = 3/2 m हो गया L रो, स्मॉल l है ना, L रो मास की जगह, और r की जगह L/2π, स्क्वायर हो गया L²/4π²। तो कितना मिल रहा है, 3 रो L³/8π² मींस द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए अगले वाले में आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U और अप्लाइड फोर्स F के बीच में एक रिलेशन होता है। आपको मालूम है कि U is given by the force is given by -du/dr. The force applied on the particle is equal to
negative change of rate of with a distance of the potential energy माइनस du by dr के बराबर होता है। अब यहाँ पर पोजीशन जो है x y z तीनों में रिप्रेजेंटेड है, यानी कि पार्टिकल हमारा स्पेस पर है, इसमें स्पेस में है, तो हमें x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है अलग से निकालना पड़ेगा, y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है अलग से निकालना होगा। तो फोर्स अलोंग x डायरेक्शन is given by minus del u by del x, means the partial differentiation of potential energy u with respect to x। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय आपको केवल x को वेरिएबल लेना है, y और z बोथ आर द कांस्टेंट्स, दोनों कांस्टेंट्स होंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, u ये है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा, p x को डिफरेंशिएट किया तो 1 हो गया, q कांस्टेंट y कांस्टेंट, मैंने कहा ना अभी y और q दोनों कांस्टेंट है तो 0 हो गया, r कांस्टेंट z कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो क्या मिलेगा केवल माइनस p। ऐसे निकालेंगे Fy, the force acting along y axis given by minus del u by del y, and now y is a variable and remaining the x and z both are constants, तो क्या बचेगा आपके लिए माइनस q, and similarly the force along z axis is minus r। तो नेट फोर्स कितना हुआ, what will be the net force F, तो सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ये तो होता है ना कंपोनेंट, अगर मालूम है आपको तो हमको मिल गया माइनस पी का स्क्वायर यानी कि प्लस पी स्क्वायर, इसी तरह से प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज दिस रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन, एंड देन एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स जगह में इतना रखेंगे, मास तो हम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन हमको मिल गया इतना, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये था पिछले लेसन के दो बचे हुए क्वेश्चन। अब चलिए इस लेसन के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब मैंने पहले ही कहा ना कि ये यूनिट वाइज नहीं होगा, रैंडम मिलेगा आपको, कोई क्वेश्चन कहीं से, कोई क्वेश्चन कहीं से, कोई 11th का तो कोई 12th का तो कोई कहीं से, कोई कहीं से, रैंडम 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, वो भी हॉट प्रॉब्लम करने हैं जो जेई में या तो आ चुके हैं या फिर आने लायक है। तो इस लेसन का 2 का पहला क्वेश्चन, एक थी यूनिफॉर्म ट्यूब is bent into a circle of radius r. In the vertical plane equal value values of 2 immiscible liquids whose densities are ρ1 and ρ2, where ρ1 is greater than ρ2, fill half of the circle. The angle theta between the radius vector
passing through the common interface and the vertical edge. ये आपका जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर दे रखा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ρ1 by ρ2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ρ2 by ρ1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ρ1 minus ρ2 upon ρ1 plus ρ2, and theta is equal to tan inverse ρ1 plus ρ2 upon ρ1 minus ρ2। साथ में आपको फिगर भी अलॉट कर रहा हूँ। एक ट्यूब इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में, और यहाँ पर दो लिक्विड जो ठीक आधे सर्कल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं भर दिया गया है। एक तरफ का लिक्विड भारी है ρ1 डेंसिटी का, दूसरी तरफ का लिक्विड हल्का है ρ2 डेंसिटी का है। तो दोनों का इंटरफेस ये होगा, ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ये इंटरफेस दोनों का कॉमन सरफेस को ये हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। इस रेडियस का वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन के साथ में जो एंगल बन रहा है थीटा, ये आपको मालूम करके देना है। ये हमको मालूम करके देना है। तो क्या करें, एक तो हॉरिजॉन्टल रेडियस बनाए, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस बना लो। ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, इधर एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, और यहां से परपेंडिकुलर इधर डाल देते हैं। ये डाल दिया, ये पॉइंट मान लेते हैं, चलिए P है, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, T, U, P। ओके, तो देखो यदि इक्विलिब्रियम आ रहा है तो P के बाईं तरफ का जो प्रेशर पड़ रहा है P पर, और P के दाईं तरफ का जो प्रेशर पड़ रहा है P पर, ये तो इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम बाईं तरफ का जो प्रेशर होगा लिक्विड कॉलम का, वो होगा लिक्विड की डेंसिटी ρ1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इनटू इट्स वर्टिकल हाइट, इसकी वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट कितना मिला, ओके, इक्वल टू, ये हो गया लेफ्ट पोर्शन का। अब राइट पोर्शन का क्या होगा, तो राइट पोर्शन में देखिए दो लिक्विड है, ये है अपना ρ1 का, ये अपना ρ2 का। तो ρ1 डेंसिटी का जो लिक्विड है, इसकी वर्टिकल हाइट इतना है, तो ρ1g इनटू u, और ρ2 जो है, ρ2 इसका जो वर्टिकल हाइट है वो हो गई, एक तो हाइट ये मिलेगा SB प्लस एक हाइट इतना मिलेगा OU, यहाँ तक वो लिक्विड है, तो OU ये हुआ प्लस SB ये हुआ, तो पूरा वर्टिकल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिलेगा, ये इक्वल होने चाहिए। जी तो खैर कैंसिल कर देते हैं ρ1। अभी TP कितना होगा, TP, तो इस TP को हम
यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल थीटा के एंगल भी थीटा हुआ। ध्यान देना कि रेडियस आर है, तो यहां से मैं ओटी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ओटी अपॉन ओ आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ओटी हो गया ओ आर साइन थीटा, मीन्स आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसी तरह से हम ओ यू निकाल सकते हैं यहां से। तो ओ यू ये तो इस एंगल ट्रायंगल का बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा। तो ओ यू हो गया आर cos थीटा, आर cos थीटा। ठीक, तो चलिए टीपी मिलेगा पूरा ओपी में से टीपी का, सॉरी ओपी में से ओटी कम, ओपी में से ओटी कम, ठीक है, इक्वल टू रो वन जी तो मैंने कैंसिल कर दिया, यूपी, यूपी हो जाएगा ओपी माइनस ओ यू, सॉरी हाँ ओपी माइनस ओ यू, प्लस रो टू एस वी, एस वी यहां से नहीं निकाले, इसको भी निकाल लेते हैं। तो एस वी ये तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एस वी हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और ओ यू तो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, तो ठीक है दोनों निकल गया है। तो एस वी प्लस ओ यू, ओके, ये रो वन है। तो रो वन ओपी की जगह मैंने रखा, ओपी रेडियस है आर, माइनस ओटी की जगह मैंने रखा आर साइन थीटा इज इक्वल टू रो वन, ओपी की जगह फिर मैंने रखा आर, माइनस ओ यू की जगह रखना होगा आर cos थीटा, प्लस रो टू एसवी की जगह हम रखेंगे आर साइन थीटा, प्लस ओ यू की जगह रखेंगे आर cos थीटा। पूरे इक्वेशन में आर कैंसिल कर सकते हो और ब्रैकेट ओपन भी करते जाओ, तो क्या मिल रहा है रो वन माइनस रो वन साइन थीटा इज इक्वल टू रो वन माइनस रो वन cos थीटा, और तो कैंसिल हो गया है, प्लस रो टू साइन थीटा प्लस रो टू cos थीटा। अब साइन थीटा वालों को एक तरफ कर लो, cos थीटा वालों को दूसरी तरफ कर लो, ये रो और रो को कैंसिल कर लो, ये इधर लेता हूं, साइन थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो रो टू साइन थीटा ये भी उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो रो वन साइन थीटा प्लस रो टू साइन थीटा, ये दो टर्म साइन वाले हैं। ध्यान देना कि मैंने इसको इस तरफ किया है, तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, तो हो जाएगा रो वन cos थीटा माइनस रो टू cos थीटा, ठीक है। यहां से साइन थीटा कॉमन लिया, तो रो वन प्लस रो टू इक्वल टू यहां से cos थीटा को कॉमन लिया, तो रो वन माइनस रो टू, cos थीटा को लेफ्ट में ले और रो वन प्लस रो टू को राइट में कर दो, तो साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू रो वन माइनस रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। आपको तो मालूम है साइन थीटा अपॉन cos थीटा मींस tan थीटा is equal to rho 1 minus rho 2 upon rho 1 plus rho 2, and that's why the theta is tan inverse, so rho 1 minus rho 2 upon rho 1 plus, तो कौन सा आंसर सही मिला? सी। तो बच्चों ये था पिछले लेसन के दो बचे हुए क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आते हैं अपने लेसन 2 में। अब हम लेसन 2 में आ रहे हैं, तो लेसन 2 का सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 9 minus each of resistance R
9 wires each of resistance R equal to 5 ohm, R की वैल्यू दी है, are connected to make a bridge, as shown in the figure. Find equivalent resistance of the arrangement across AB इस तरह से ब्रिज बनाया गया है 9 वायर का यूज करके, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन वायर से आप कनेक्टेड हैं। तो हमें इस वायर के दोनों एंड ए बी के बीच में इस पूरे कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। आंसर्स दे रखे हैं 2, 3, 4 and 1। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना हो तो ये तो इस तरह का सर्किट है कि यहां से जो ये 2 वायर सीरीज में कनेक्ट हुए, लेकिन बीच से एक ब्रांच निकल गई, इसलिए अब सीरीज में नहीं है। ये 2 वायर सीरीज में कनेक्ट हुए, लेकिन बीच से ब्रांच निकल गई, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन सीरीज। तो ये ना तो सिंपल सीरीज सर्किट है, ना ही सिंपल सर्किट नहीं जिसमें कि रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट हो, ऐसा सर्किट नहीं है। और इसलिए हम इसे रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते कि सर्किट को छोटा करते जाएं और फाइनली उसका इक्विवेलेंट निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा, ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच, जिसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V के बराबर है, एंड सपोज इट सप्लाई ए करंट I इनटू द सर्किट। तो ओम्स लॉ कहता है R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। तो V तो मुझे मालूम है, I कितना मिल रहा है, कितनी करंट जा रही है, मुझे यही निकालना है, बस मेरा काम बच जाएगा। तो देखो यहाँ से ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक जाएगा E की तरफ, एक जाएगा D की तरफ, एक जाएगा B की तरफ। ठीक है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही थोड़ा सा सही करना जरूरी है, यहीं पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो चलिए AB की तरफ मान लीजिए कि करंट आ गया है, या इस तरफ AE की तरफ कितना करंट जाएगा, पहले ये सोचते हैं, देखते हैं। तो ये AE पाथ, ये AD पाथ, ये AB पाथ क्या एक जैसे हैं? यदि एक जैसे होंगे तो करंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I/3 देखिए ऐसा है क्या? तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, A से B तक पहुंचिए इन्हीं रास्तों से। तो मिनिमम कितने वायर आपको क्रॉस करने पड़ रहे हैं वो काउंट करो। जैसे मैं E की तरफ से होके आ रहा हूं, तो 1, 2 और ये 3 वायर क्रॉस करने के बाद मैं B पे पहुंच जाता हूं। इधर से आता हूं D की तरफ, तो क्या हो रहा है, 1, 2 और ये 3। यहाँ भी 3 वायर में क्रॉस कर रहा हूं, तो मैं B पर पहुंच रहा हूं। मींस these 2 paths are identical, और इसलिए इन दोनों पाथ में करंट इक्वल होगा, बराबर होगा।
तो मान लीजिए इधर करंट गया I1, इधर भी करंट I1 होगा, ठीक है। लेकिन ये जो पाथ है ए से बी जाने में बस एक ही बार क्रॉस कर रहे हैं, तो इन दोनों के बराबर नहीं, इन दोनों के समान नहीं है, और इसलिए इसमें कुछ अलग करंट होगा, इन दोनों में इक्वल करंट होगा, इसमें कुछ डिफरेंट करंट होगा। तो यहाँ पर तो मैंने करंट मान लिया I1 है, तो इधर कितना बचेगा, तो I में से एक I1 उधर गया, I में से दूसरा I1 इधर आ गया, तो इधर कितना करंट बचेगा, इधर बच रहा है I-2I1। ओके, अब इधर से करंट I1 आया, रेजिस्टेंस 5 ओम का है, इधर से करंट I1 आया, रेजिस्टेंस 5 ओम का है, तो E और B इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू R इंटू I। तो रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो D और E के पोटेंशियल सेम होंगे, और D और E के पोटेंशियल भी सेम है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस पाथ में कोई करंट नहीं आएगा, ना तो EC इधर आएगा ना DC उधर जाएगा, देयर इज नो करंट। तो क्या होगा, ए से आने वाली सारी की सारी करंट I1 इस तरफ आ जाएगा F की तरफ, और ठीक वैसे ही ये D से उधर कोई बाइफर्केशन नहीं हो रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है, उस तरफ कोई करंट नहीं जा रही, तो पूरी I1 करंट इधर जाएगा C की तरफ, इधर भी करंट हो गया I1। ओके, और तब ये दो पॉइंट F और ये C, इन दोनों के पोटेंशियल फिर से इक्वल हो गए, सेम करंट आ रही है, सेम रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। इसका मतलब कि C और F सेम पोटेंशियल पर है, और ये सेम पोटेंशियल पर है, तो कोई करंट इस रास्ते से फिर से फ्लो नहीं होगा। तो क्या होगा, ये I1 करंट पूरा का पूरा इस तरफ आएगा, ये I1 करंट का कोई भी पार्ट उधर नहीं जाएगा, पूरा करंट इधर जाएगा, B की तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों I1 और इधर से I-2I1 ये सब कंबाइंड होकर इस तरफ आएंगे नेगेटिव पोल की तरफ, तो पॉजिटिव पोल से जितनी करंट निकली है नेगेटिव पोल पर वापस उतना ही करंट रिटर्न होना चाहिए, तभी आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, अदरवाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। इसको चेक करो कि पॉजिटिव से जितना करंट बाहर आया नेगेटिव में उतना करंट वापस जाना ही है, ये एकदम जरूरी है। तो यहां हम देख रहे हैं कि हाँ उतना ही आ रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट हो गया, एकदम सही हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो लूप ले रहा हूं, एक लूप ले रहा हूं ABCD और एक लूप ले रहा हूं ये सेल वाली ABVA, ये दो लूप से मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि दो ही तो अननोन करंट हो गए ना, I और I1, बस दो अननोन करंट, तो दो लूप सफिशिएंट है। तीसरा नोन करंट होता तो एक आध लूप हम और लेते, अभी ये दो लूप हमारे लिए सफिशिएंट है। तो फ्रॉम लूप A B C D, बस ABCD में आ रहा, ओके। तो चलिए इस लूप में पूरा घूम जाइए और जितना पोटेंशियल डिफरेंसेस है सबका सम निकालिए। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच मिलेगा, और कैसा मिलेगा, तो A से करंट B की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि ये हाई वोल्टेज पर है और B लो वोल्टेज पर, और जब A से B जा रहे हैं मैंने हाई से लो जा रहे हैं, और यदि इसका मतलब आपको वोल्टेज में लॉस मिला आपको, और जब वोल्टेज में लॉस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को निगेटिव लिया जाता है। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आ रहा है, कितना, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो रेजिस्टेंस तो इसने कहा कि 5 ओम के बराबर है सबका, तो रेजिस्टेंस हो गया 5, करंट हो गया I-2I1। ये हुआ A से B पर पहुंचा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं जाऊंगा B से C, B से C, तो ये तो करंट इधर से आ रही है, C से B की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि C हाई वोल्टेज पर है और B लो पर है, तभी तो करंट C से B आ रहा है। और मैं जा रहा हूं B से C, ABCD ऐसा घूम रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं B से C यानी लो से हाई, और जब आप लो से हाई जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हुआ। आप यदि लो से हाई पे गए यानी आपने वोल्टेज गेन किया, गेन माने पॉजिटिव, और यदि आप हाई से लो पे गए माने आपने वोल्टेज लूज किया,
और जहां पर वोल्टेज में लॉस होगा, लॉस माने नेगेटिव, बस ये ध्यान रखोगे, ठीक है, कि हम व्हेन वी जंप फ्रॉम लो टू हाई देन पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव एंड व्हेन वी जंप फ्रॉम हाई टू लो देन पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव, ठीक है। तो कैसे हाई लो मालूम होगा? करंट से मालूम होगा कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। और कैसे मालूम होगा? सेल का मिल जाएगा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई पे होता है, नेगेटिव हमेशा लो पे होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लो से हाई जा रहा हूँ, माने पॉजिटिव जा रहा हूँ, और कितना? तो रेजिस्टेंस 5 ओम का है, करंट I1, तो प्लस 5I1। फिर इधर जाऊंगा तो फिर लो से हाई जा रहा हूँ, क्योंकि करंट डी से सी आ रहा है और मैं सी से डी जा रहा हूँ, माने लो से हाई जा रहा हूँ, पहले फिर से पॉजिटिव, कितना? 5I1। और फिर मैं डी से ए पहुंचा, डी से ए पहुंचा, तो फिर मैं लो से हाई पे जा रहा हूँ, यानी पॉजिटिव, तो प्लस 5I1 इक्वल टू वहीं पहुंच गया मैं, ए पर से चला और ए पर ही वापस आ गया, पूरा घूम गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका किसका होगा? ए से ए और ए के बीच का। इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट भी ए ही है, वहीं पहुंचा हूं मैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ए का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ए का पोटेंशियल डिफरेंस मींस 0। ब्रैकेट जरा ओपन कर लें और देखें कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो -5i प्लस 10i1 प्लस 5 5 10 5 15i1 इक्वल टू 0, तो 25i1 इक्वल टू 5i। सो i1 इज इक्वल टू i अपॉन 5, i1 इक्वल टू i अपॉन 5, ठीक है। चलिए अब इस लूप में आ जाते हैं ए बी वी ए में। तो इन द लूप ए बी वी ए, इस लूप में आ जाता हूं, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो ए से बी आया माने हाई से लो आया, हाई से लो आया तो नेगेटिव 5 ओम का रेजिस्टेंस, करंट I-2I1, फिर इधर गया तो इधर मैं लो से हाई जा रहा हूँ, लो से हाई जा रहा हूँ माने पॉजिटिव, कितना वोल्ट? 2 V वोल्ट का। और फिर आगे बढ़ता हूँ तो मैं पहुंच गया ए पर, यानी वही वापस चला आया, तो इट इज इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया 5i माइनस 2, और I1 की जगह मैं रख रहा हूं i अपॉन 5, ठीक है। तो क्या मिला? 5 इंटू 3i अपॉन 5, 5 और 5 कैंसल, i को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो V अपॉन i इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू r। तो A और B के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 ओम के बराबर। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दिया जाए, यू कैन सॉल्व द सर्किट बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। लेकिन किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते समय जरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से करिएगा, वाइजली कीजिएगा। कोई बच्चा इधर I1 ले लेगा, इधर I2 ले लेगा, फिर इधर I3 भी ले लेगा, इधर I भी है, यानी कितने सारे करंट हो गए? I1, I2, I3, फिर आगे बढ़ेगा, कहीं I5 भी ले लेगा, I6 भी ले लेगा। नंबर ऑफ करंट्स मत बढ़ाइए, ये जितना मिनिमम आप रख सकते हैं आपका प्रॉब्लम उतनी ही इजीली और उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा, गलतियों के चांस कम हो जाएंगे। और इसलिए नंबर ऑफ अननोन करंट यू शुड मिनिमाइज, आपको जितना हो सके उतना कम रखना है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो करंट डिवाइड हो रहा है उन पाथ को जरा देखिए कि वेदर दिस पाथ्स आर इक्वल पाथ, आइडेंटिकल पाथ। और पाथ को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ए से बी तक किसी भी रास्ते से आ रहे हैं तो कितने रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, मिनिमम लेना है। ऐसा नहीं कि ए से मैं ई आया, ई से फिर एफ आया, एफ से फिर एच आया, एस से फिर डी चला गया, फिर ए फिर बी। हमको मिनिमम पाथ लेना है कि कम से कम कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करके आप बी पे पहुंच सकते हो। तो ए से गया ई पर, ई से आया एफ पर, एफ से आ गया बी पर, 3 वायर क्रॉस कर रहा हूं। ए से आया डी पर, डी से आया सी पर, सी से आ गया बी पर, इधर से भी 3 वायर क्रॉस करके हम बी पे पहुंच जा रहे हैं। इसलिए दोनों पाथ इक्वल है, आइडेंटिकल है।
और से करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों में इक्वल करंट आएगा। और जितनी करंट उधर गई जितनी करंट उधर गई दोनों को हम सम कर लें और उतना करंट माइनस कर दें आई में से, तो बाकी करंट इस तरफ से होके जाएगा। और बाय द वे यदि ये भी इन्हीं के समान यदि होता तो मुझे I1 लेने की जरूरत नहीं था, मैं इस I के 3 पार्ट कर देता, I/3 I/3 I/3, ठीक है, ताकि अननोन करंट की नंबर क्या रहे, कम से कम रहे। ठीक, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 इस लेसन 2 का। अब इसके तीसरे क्वेश्चन कह रहा हूं जिसका हम आज डिस्कशन करेंगे, और बाकी के 2 क्वेश्चन फिर मैं आपको दूंगा एज होमवर्क फॉर यू। तो यस स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Figure shows internal wiring of 3 scale voltmeter whose binding parts are marked volt, 10 volt and 100 volt. When the meter is connected to the circuit, being measured one connection is made to the post marked with the desired voltage range marked plus and the other to the post marked with the desired voltage range. The resistance of the moving coil Rg equal to 40 at current 1 milliampere in the coil causes it to deflect
scale. Then value of R2 in kilo ohm is go to the question. Answers 8, 10, 6, 4. एक मल्टी स्केल वोल्टमीटर के भीतर किस तरह से कनेक्शन होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो मल्टी स्केल का वोल्टमीटर है वो एक तो उसका रेंज 2 वोल्ट तक नापता है। अगर हम इन दोनों के बीच में कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो 2 वोल्ट तक नापेगा। इन दोनों के बीच कनेक्ट करेंगे तो ये 10 वोल्ट तक मेजर कर लेगा और इनके बीच कनेक्ट करेंगे तो ये 100 वोल्ट तक मेजर कर लेगा। और ये फुल स्केल कब देता है? जबकि 1 मिली एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होती है, तब ये पूरे पैमाने पे जाता है, पूरे स्केल पे जाता है। 1 मिली एम्पियर आया तो यहाँ से कनेक्ट किया तो कितना बताएगा? 2 वोल्ट। पूरा रेंज इसका 2 वोल्ट का हो जाएगा। यदि यहाँ से कनेक्ट किया है तो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो ये स्केल जो बताएगा ये 10 वोल्ट बतलाएगा। ठीक है, तो मुझे इस R2 की वैल्यू निकालनी है कि R2 कितने का है। RG हमको दे रखा है 40 ओम। R1 पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यदि मैं इन दोनों बीच में कनेक्ट करता हूं तो मेरा वोल्टमीटर 2 वोल्ट का रेंज का वोल्टमीटर बनता है। इसका मतलब हुआ कि करंट 1 मिली एम्पियर 1 × 10⁻³ इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम प्लस R1। ये दोनों सीरीज में आ गए तो टोटल रेजिस्टेंस इतना हो गया है। बराबर मिलना चाहिए 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के बराबर। तो 40 प्लस R1 इज इक्वल टू 2000 उधर गया तो R1 मिल गया 1960। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1 है वो 1960 ओम के बराबर है, 1960 के बराबर है। अब ऐसे आप R2 निकाल सकते हो, इसको याद रखिएगा। तो यदि मैं इन दोनों बीच में कनेक्ट करता हूं तो मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का मिल रहा है। तो करंट हो गया 1 मिली एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 है, एक तो 40 प्लस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 10 का। इस 10 का पावर -10 को उस तरफ कर देता हूँ तो 40 प्लस 1960 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 into 1000 means 10,000। 40 प्लस 1960 means 2000। 2000 उधर गया तो R2 मिला 8000 इन ओम। और 1000 ओम मीन्स किलो ओम, तो क्या मिलेगा? 8 किलो ओम। तो इस वोल्टमीटर का जो बीच वाला रेजिस्टेंस R2 है वो 8 किलो ओम के बराबर होना चाहिए। तो आपका आंसर ए करेक्ट है। यहाँ पर बात समझ में आई? सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। हियर वी आर अप्लाइंग सिंपल ओम्स लॉ। तो चलिए इस चैप्टर के बाकी के 2 क्वेश्चन जो कि आपको बनाने हैं
और इनका डिस्कशन हम अगले लेसन नंबर 3 में करेंगे, वो आप यहां से नोट करके रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉइंट चार्ज capital Q is placed inside a conducting spherical shell of inner radius 3r and outer radius 5r at a distance capital R from the center of the cell. Potential at the center of the cell is 1/4 pi epsilon 0 Q by R, 1/4 pi epsilon 0 5Q by 6R, 1/4 pi epsilon 0 13Q by 15R, एंड लास्ट ऑप्शन है 1/4 pi epsilon 0 7Q by 9R. And the question 5 is, from a point on the ground a particle is projected with initial velocity such that its horizontal length is maximum. The magnitude of average velocity during the ascent is तो स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको आपके होमवर्क के लिए दिया है। इन दोनों क्वेश्चन को रिसर्च कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। आप लिटरेचर चाहे तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कीजिए। यदि नहीं बन पा रहा है तो आप अपना लिटरेचर कंसल्ट कीजिए और इनका सॉल्यूशन ढूंढिए। कम से कम इस तरह से आपका कुछ स्टडी होगी, कुछ रिसर्च मिलेगा, कुछ नई जानकारियां भी मिलेंगी इन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके लिए। तो बच्चों, अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी आफ्टर ए वन डे।
तब तक के लिए आप सबसे मैं नमस्कार, मेरा जय हिंद।